Last year, I got a rank of around 1.16 lakhs in NEET PG 2024. But after 1 year of preparation, this year I secured a rank of 3307 in NEET PG 2025. So hello everyone, my name is Dr. Mohit Sheoran and इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी जर्नी फ्रॉम अराउंड 1 लाख रैंक टू 3000 रैंक, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक किया। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूं तो मैं हूं 2018 बैच से एंड मैंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है बर्दवान मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल से एंड मैं बिलोंग करता हूं हरियाणा से। तो बेसिकली मैं हरियाणा से वेस्ट बंगाल एमबीबीएस करने गया था। 5.5 साल मैंने बिताए हैं वहाँ पे। बिल्कुल कल्चरल डिफरेंस, खाने का डिफरेंस, सब कुछ था, सब कुछ झेल के मैं कंप्लीट करके आया हूँ। एंड इन 2020 आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल नेम्ड एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें मैं एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स ही पढ़ाता हूँ। बेसिकली मैंने एनाटॉमी से स्टार्ट किया था, फिर फार्मा, पैथो, थोड़ा थोड़ा हर एक सब्जेक्ट को मैंने टच किया। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स ही बेसिकली मैंने अभी तक कवर किए। तो मैं एक यूट्यूबर भी हूँ एक तरह से। अब आते हैं मैंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की। तो बेसिकली मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मिड ऑफ द जून 2024 आफ्टर माय इंटर्नशिप, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इंटर्नशिप इतनी हेक्टिक होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, पूछो मत, पढ़ाई का तो सोच ही नहीं सकते। तो बेसिकली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया अराउंड मिड ऑफ द जून 2024 से एंड मेरा टारगेट डायरेक्टली नीट पीजी 2025 ही था, क्योंकि समझ सकते हो यार, जून में पढ़ना शुरू किया है, अगस्त में तो पोस्टपोन होकर एग्जाम हुआ था, पर इनिशियली आई थिंक जुलाई में होने वाला था, तो टाइम ही नहीं था सोचने के लिए 24 के बारे में। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था रैपिड रिवीजन से। डायरेक्टली मैंने रैपिड रिवीजन पढ़ना स्टार्ट किया था। पहले मेजर सब्जेक्ट्स लाइक सर्जरी, ओबीजीवाई, ये सब मैंने स्टार्ट किया था। और लगभग नीट पीजी 2024 जब तक आया, अगस्त के अंदर जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया, तो मेरे सिर्फ 3 सब्जेक्ट खत्म हुए थे। कौन कौन से? सर्जरी हुआ था, ओब्स-गाइनी हुआ था एंड पैथो हुआ था। ये 3 सब्जेक्ट खत्म करके मैं पहुंच गया नीट पीजी 2024 देने। होना क्या था, एज एक्सपेक्टेड 3 सब्जेक्ट पढ़ के क्या होगा, इससे ज़्यादा 1.16 लाख रैंक मेरी आई थी। तो सच पूछो तो उस टाइम पे मेरे को इस रैंक से कुछ बुरा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने 3 ही सब्जेक्ट पढ़े थे और मुझे अंदर से पता था कि हाँ, इतनी रैंक आ गई ये भी बहुत है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं तो 1.5 लाख से भी पार जाऊँगा। 2 लाख, लगभग 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, तो मेरे को लग रहा था कि 1.5 लाख से ऊपर ही आएगी मेरी रैंक। बट शुक्र है भगवान का कि 1.16 लाख आई मेरी रैंक। मतलब थोड़ा सा मोटिवेट हुआ था मैं, हाँ, कि मैं कर सकता हूँ। 3 सब्जेक्ट पढ़ के मैं अगर 88 करेक्ट मेरे हुए थे उस एग्ज़ाम में, उतने कर सकता हूँ, तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो मैंने प्रिपरेशन आगे अपनी कंटिन्यू रखी। नवंबर INI के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया बेसिकली, एंड नवंबर INI तक मैंने ख़त्म कर लिए थे। लगभग 10 सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर लिए थे। मतलब मैं पहले बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को ख़त्म करते हुए चल रहा था, और मेरा फर्स्ट रीड चल रहा है, ठीक है। नवंबर INI तक सिर्फ 10 ही सब्जेक्ट हुए थे मेरे, और फर्स्ट रीड में मैंने सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिवीजन पढ़ा था, ठीक है। मैंने BTR नहीं उठाया था तब तक, सिर्फ रैपिड रिवीजन में कर रहा था और साथ के साथ क्वेश्चंस कर रहा था। कुछ PYQs कर लिए, कुछ वैसे कस्टम मॉड्यूल्स बना लिए। तो उस टाइम तक मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं फिक्स ही चल रहा हूँ कि मेरे को यही करना है, ऐसा उस टाइम तक मेरे अंदर नहीं हुआ था। मतलब डेवलप ही नहीं हुई थी ये वाली स्किल मेरे अंदर। तो नवंबर INI हुआ। नवंबर INI में मुझे लग रहा था मैं क्वालिफाई भी नहीं होऊंगा। मैंने पहली बार INI CT दिया था तब, मैंने उससे पहले मई वाला नहीं दिया था। तो नवंबर INI में मेरी रैंक आई अराउंड 26,000। मैं तो तगड़े वाला मोटिवेट हो गया, और मोटिवेशन मेरी तो यहाँ पहुँच गई मोटिवेशन। और इतनी मोटिवेशन मिली कि हाँ, अब तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ के भी क्वालिफाई कर सकता हूँ INI में, तो 19 पढ़ लूँगा तो बहुत आगे निकल जाऊँगा। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन बनी। तो उसके बाद मैंने आगे कंटिन्यू रखा, एंड लगभग मुझे जितना याद है 20 नवंबर को BTR का मैम ने एक स्केड्यूल दिया। मतलब BTR 5.0 साइकिल, मतलब मैम अलग अलग साइकिल चलाती है अलग अलग फेज़ में। तो 5.0 वाली साइकिल मैंने स्टार्ट कर दी करना, क्योंकि तब तक क्या हुआ था, मेरे लगभग 12 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे एंड मेरे बच गए थे माइनर सब्जेक्ट्स, जैसे डर्मा, एनेस्थीसिया, रेडियो वगैरह बच गया। मेजर में बचा था आई और ENT और मेडिसिन, ये मेरे मेजर बचे थे, बाकी माइनर सब्जेक्ट्स बचे थे। तो 12 सब्जेक्ट मैं कवर कर चुका था उस टाइम तक। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर अब स्केड्यूल के अंदर नहीं एंटर किया मैम के, तो फिर दिसंबर जनवरी पता नहीं कब जाके मेरी फर्स्ट रीड ही खत्म होगी। तो मेरी फर्स्ट रीड 12 सब्जेक्ट्स तक ही लिमिटेड थी, ठीक है। अभी तक आप मोटिवेट नहीं हो रहे, आपको लग रहा होगा इसका कैसे हो गया सिलेक्शन। अब मैं आगे बताता हूँ। तो नवंबर INI, सॉरी 20 नवंबर के बाद जब मैंने मैम की साइकिल में ऐड हुआ, तो मैंने सबसे पहले इंटीग्रेटेड कंप्लीट किया अपना। मेडिसिन मैंने डायरेक्टली मैम से ही की, सिर्फ इंटीग्रेटेड मैंने पढ़ा, मैंने RR किया ही नहीं उसका। उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स मेरे रह गए थे वो मैंने RR भी किया, लाइक ENT का एंड ऑप्थेल्मोलॉजी का मैंने RR किया, देन उसका BTR भी किया।
बाकी माइनर सब्जेक्ट्स लाइक रेडियो, डर्मा, साइकेट्री, एनेस्थीसिया, मेडिसिन एक मेजर हो गया, ये 5 सब्जेक्ट्स, उसके अलावा एफएमटी हो गया, ये 6 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मैंने डायरेक्टली बीटीआर से ही किए, मतलब इनका मैंने रैपिड रिवीजन देखा ही नहीं। समझ सकते हो, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी में था कि हाँ इसको 4-5 क्वेश्चन आते हैं, बिना रैपिड रिवीजन के भी मैं कर सकता हूँ इनको, एंड वो बिल्कुल सही था। मैं आप भी ऐसा करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि इसके लिए रैपिड रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बीटीआर इज एनफ फॉर दैट। उसके अलावा क्वेश्चंस जो मैं करता था उससे मैं ऐड अप करता था चीज़ों को, बट ये सफिशिएंट था माइनर सब्जेक्ट्स के लिए। तो मेरी फर्स्ट रीड जो थी वो मैंने 20 नवंबर तक की, मेरी एक फेज़ हो गया। सेकंड फेज़ मैंने आपको बताया कि मैंने BTR 5.0 साइकिल में ऐड हुआ था, तो मैंने वो कंटिन्यू रखा, और वो ख़त्म हुआ लगभग मिड ऑफ मार्च में। आई थिंक मार्च के मिड तक मेरी सेकेंड रीड चल रही थी। तो सेकेंड रीड में मैंने क्या क्या किया, रैपिड रिवीजन जो फर्स्ट रीड में पढ़ा था उसको रिवाइज किया, फिर मैं BTR की वीडियो देखता था, फिर BTR को रिवाइज करता था, उसके बाद मैं PYQs करता था। तो ये मेरी थी सेकंड रीड जो कि मिड ऑफ द मार्च तक चली। मेरे को लग रहा था कि मेरे को चीज़ें कुछ कुछ याद होनी स्टार्ट हो गई थी सेकंड रीड में। फर्स्ट रीड के बाद तो चीज़ें याद नहीं हुई थी, बट सेकंड रीड के बाद कुछ कुछ चीज़ें रिटेन हो रही थी। तो मुझे पता था थर्ड रीड के बाद और ज़्यादा रिटेन होगा और GT स्कोर्स बढ़ेंगे। तो ये हो गया मेरा सेकेंड रीड तक का। अब मैं इस बीच GTs के बारे में बताऊं तो मेरा GT स्कोर लगभग 10 फरवरी तक, 10 Feb 2025 तक 86 करेक्ट था। मैरो के GT की बता रहा हूं मैं। उसके बाद मैंने क्या किया, कस्टम मॉड्यूल्स डेली करना स्टार्ट किए। 50 क्वेश्चंस करता था, सारे टैग्स लगा के, सारे सब्जेक्ट्स के, और उनको रिव्यू करता था। रिव्यू करते वक्त क्या करता था, जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे उसको नीचे वाला जो क्वेश्चन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें एक पैराग्राफ पढ़ लेता था। उसके बाद अपने नोट्स खोल लेता था, RR या BTR जो भी मेरे को लगता था वो खोल के उसमें से पढ़ डालता था फटाफट 1-2 मिनट के अंदर। इससे इतना फायदा हुआ कि 15 दिन के बाद जब मैंने मैरो का GT दिया तो मेरे डायरेक्टली 117 करेक्ट हो गए। ठीक है, मोटिवेशन यहाँ पहुँच गया मेरा कि हाँ भाई सीधा 117। मैं सोच रहा था 100 कब पार होंगे मेरे GT में, मैरो के GT में 100 ही क्रॉस नहीं हो रहा, और सीधा 117 पहुँच गया। तो समझ सकते हो ना, मोटिवेशन तो ऊपर जाएगा ही। तो बहुत मोटिवेटेड हो गया था मैं उस टाइम पे। फिर मोटिवेशन इतना हो गया कि मैंने 2-3 दिन पढ़ाई नहीं की। मतलब ऐसा होता था, GT ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना, उसके बाद यूँ लगता है हाँ तुम ही हो शेर यहाँ के, तो पढ़ाई नहीं होती, फिर ये नुकसान ही होता है एक तरह से। तो अगर GT स्कोर आपके कम भी चल रहा है ना, 120-130 के अराउंड चल रहा है, तो कोई बात नहीं, बहुत है अभी। ज़्यादा ऊपर जाके ना डाउनफॉल भी उतनी जल्दी आता है। तो मेरा GT स्कोर्स में ऐसा ही था कि मेरा डाउनफॉल नहीं आया। बस मुझे इस बात की खुशी है कि GT में मेरा कभी स्कोर नीचे नहीं गया, हमेशा ऊपर ही गया है। तो GT के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं शेयर करूंगा। अभी आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मिड ऑफ मार्च तक मेरी सेकेंड रीड खत्म हुई थी, उसके बाद स्टार्ट होती है थर्ड रीड। तो मैंने क्या किया, जैना मैम बोलते थे कि एक्टिव रिकॉल करो, तो मैंने सोचा कि इस बार स्टार्ट करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, थर्ड रीड के अंदर जो सब्जेक्ट साइकिल में चल रहा था, मैम की 6.0 साइकिल स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे थर्ड रीड में मेरे, तो मैंने उसी को फॉलो किया, उसी स्केड्यूल को फॉलो किया। तो उसमें मैं क्या करता था, पहले BTR रिवाइज करता था। एक दिन मान लो फर्स्ट डे रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट डे आईपैड में अनएनोटेटेड PDF खोल के उसमें लिखने लग जाता था, जो जो मेरे को याद है लिखने लग जाता था। इससे इतना फायदा हुआ ना कि चीज़ें और अच्छे से रिटेन होने लगी। एक तो रिटेन होने लगी, दूसरा जो मैम के पेजेस जो थे वो मेरे दिमाग में सेट हो गए। सीधा कोई भी क्वेश्चन आता था वो पेज दिमाग में आ जाता था कि हाँ उस पेज पे ये चीज़ वहाँ लिखी हुई है, क्योंकि मैं खुद से वो चीज़ लिख रहा था, बार बार एक्टिव रिकॉल कर रहा था। तो एक्टिव रिकॉल को आप भी ऐड करना, आपको भी फायदा देखने को मिलेगा। तो मैंने BTR किया, नेक्स्ट डे एक्टिव रिकॉल करता था, उसके बाद मैं RR उठाता था। RR में से सब नहीं पढ़ता था। थर्ड रीड में मैंने RR पूरा नहीं पढ़ा। मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो BTR में नहीं है वो पढ़ी, और उसमें से जो अच्छा चीज़ लगी, जो मुझे लग रहा है कि हाँ एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट लग रही है, उसको अपने BTR के अंदर ही ऐड कर लिया। तो अब मेरा टारगेट था कि मैं फाइनल रिवीजन तक सब कुछ अपने BTR के अंदर ही ले आऊँ, ताकि मुझे लास्ट में रिवीजन में दिक्कत ना हो, क्योंकि RR को लास्ट के 15-20 दिन में रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने BTR में चीज़ें ऐड करनी स्टार्ट की। उसके अलावा कस्टम मॉड्यूल्स और GTs जो मैं देता था, उसमें से भी जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी वो भी मैं अपने BTR में ही ऐड कर लेता था। तो मेरा फाइनल सोर्स मैं BTR को ही बनाता चल रहा था। तो थर्ड रीड खत्म हुई मेरी अराउंड अप्रैल के 25 अप्रैल के अराउंड मेरी थर्ड रीड जो है वो खत्म हुई। अब थर्ड रीड के बीच में पड़ गया 4 दिन का BTR प्लान ऑफलाइन। तो मैं विद्या जीवन गया, BTR का 4 दिन का ऑफलाइन कोर्स था, वो मैंने वहाँ पे जाके किया। मतलब ये 14 to 17 अप्रैल के अराउंड। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी हो, मैंने जैना मैम के साथ एक फ़ोटो डाली थी रिजल्ट के बाद, तो वो उसी टाइम की फ़ोटो है। वो 4 दिन में गया था तभी मैंने ली थी। तो
वो मैंने BTR का प्लान किया। उसके बाद मैंने एक और चीज़ BTR मतलब विद्या जीवन में ज्वाइन कर रखी थी, वो थी 4 दिन का GT का प्लान, जो कि हमारे जो नीट PG था 2000 मतलब नीट PG का जो एग्ज़ाम था अपना, उससे 15 दिन पहले था वो GT का प्लान। तो मैंने वो ज्वाइन कर रखा था। तो मेरे को वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ BTR कोर्स करते वक्त कि मैं दोबारा आऊँगा वो GT वाला कोर्स करने, फिर मैं वापस घर जाऊँगा, तो लगभग 4-5 घंटे आने जाने में लग जाते थे। तो मेरे को लगा कि टाइम वेस्ट होगा उस टाइम पे एग्ज़ाम के पास। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब मैं अपना सारा सामान लेके यहीं आ जाता हूँ। विद्या जीवन में मैंने सेल्फ स्टडी वाला ज्वाइन किया और मैं वहीं विद्या जीवन चला गया, ग्रेटर नोएडा में PG लिया और वहीं पढ़ना स्टार्ट कर दिया मेरे दोस्त के साथ। ठीक है, उस दोस्त की भी 4000 रैंक आई है, दोस्त का नाम है राहुल, तो उसकी भी 4000 रैंक आई है। तो हम दोनों एक ही रूम में दोनों, मतलब एक सिंगल बेड था हमारा, शेयरिंग में रहते थे हम, और हम दोनों विद्या जीवन जाके तैयारी करते थे। तो लगभग ये है 28 अप्रैल के अराउंड। तो एक बोल्ड डिसीजन भी था, क्योंकि 15 जून को नीट PG था और 28 अप्रैल को मैं सोच रहा हूँ कि मैं नोएडा चला जाता हूँ। मतलब सब कुछ एकदम से बदलने वाला था। तो एक तरह से जुआ ही था ये, बट मैंने ये जुआ खेलने का सोचा और मैं वहाँ चला गया। सच बताऊं तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ वहाँ जाके। वहाँ का जो, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो जो एनवायरनमेंट था वो इतना स्टडी फ्रेंडली था। मतलब एक तरह से आप सोच रहे हो कि 800 से 1000 बच्चे एक ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए। रोज़ सुबह में लगभग यूँ मान लो 9 बजे उठ के वहाँ चला जाता था और रात को 9 बजे वहाँ पे ख़त्म होता था, तो 9 बजे वापस रूम पे आता था। तो पूरा दिन मैं सेल्फ स्टडी करता था एक तरह से। तो इससे मेरी क्या हुआ कि मेरा एक स्केड्यूल सा बन गया कि हाँ मेरे को रोज़ जाना है, 10 घंटे पढ़ के आना है। क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही थी, घर पे पता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, फिर भी नहीं हो रही थी पढ़ाई। तो इसलिए मेरे को ये अपना डिसीजन जो था विद्या जीवन जाने का, ये बेस्ट डिसीजन लगा। बेशक से ही 45 डेज पहले ही क्यों ना गया हूँ मैं नीट PG के, बट ये मेरा बेस्ट डिसीजन मुझे लगा नीट PG प्रिपरेशन टाइम का। तो वहाँ जाने के बाद आ गया INICT, मई INI आ गया। ठीक है, मई INI से पहले वॉर आ गया, इंडिया पाकिस्तान वॉर। INI के एग्जाम से एक हफ्ते पहले वॉर की ये सब बातें चल रही थी, पोस्टपोनमेंट की बात चल रही थी। एकदम से जो पढ़ाई छूटी ना एक हफ्ते के लिए, पूछो मत। और फिर आ गया कि एग्जाम तो होगा। कुछ रिवाइज नहीं किया, ये सोच रहे थे कि पोस्टपोन होगा, मैंने कुछ लिटरली रिवाइज नहीं किया। और INI से एक दिन पहले मेरे को इतना ज़्यादा एंजाइटी होने लगी कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ऐसे करके। और मैं रात को सोया ही नहीं, INI से पहले मैं सोया ही नहीं, बिना सोए सुबह मैं एग्ज़ाम देने गया। और दिमाग में ये आ रहा है कि INI तो मेरे लिए है ही नहीं, 500 ही सीट्स हैं, उसमें 500 के अंदर रैंक लानी है तभी कुछ होगा, मेरे लिए है ही नहीं, यही आ रहा दिमाग में। तो बिल्कुल मतलब यूँ मान सकते हो चिल होके मैंने वो एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम से आया, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट जब रिजल्ट आया तब मेरे 128 करेक्ट्स थे एंड मेरी 5900 रैंक आई। और मुझे इतना बुरा फील हुआ अंदर से कि मैं अगर ये सोच रहा था मैं कि INI मेरे लिए है ही नहीं, अगर मैं ये सोच लेता कि हाँ मुझे INI करना है और एक हफ्ते पहले जो मैंने फालतू की पढ़ाई छोड़ी उसकी जगह अच्छे से रिवीजन कर लेता, तो अगर मैं 128 से 145 करेक्ट्स तक चला जाता ना, तो मेरी आराम से टॉप 500 में रैंक आ जाती। तो उस दिन मुझे लाइफ का ये रिग्रेट हुआ और मुझे ये लगा कि कभी भी खुद को ना कम नहीं आंकना चाहिए कि ये मेरे लिए है नहीं। जस्ट गो फॉर इट, एक ट्राई तो देनी चाहिए ना अपने अंदर को, ये तो लाओ कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़। तो मेरे को उस दिन ये फील हुआ कि हाँ मुझे कभी भी ये नहीं सोचना कि ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं और मैं तो ये कर ही नहीं सकता। ये मुझे उस दिन फील हुआ कि मुझे नहीं सोचना है। तो उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट की, मैंने सब बुला के नीट PG के लिए रिवीजन स्टार्ट कर दी। तो बेसिकली मेरा एक तरह से आप सोच सकते हो कि 3 रीड मैंने मिड ऑफ अप्रैल तक कर ली थी, मैंने आपको बताया। उसके बाद 4th रीड मैंने इन बिटवीन की यहाँ पे। ठीक है, INI से पहले तक मेरी 4th रीड खत्म हो गई थी लगभग, कुछ सब्जेक्ट्स बचे थे वो मैंने बाद में किया, INI के बाद किए। तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, 5th रीड मेरी चल रही थी, एक तरह से आप बोल सकते हो वही फाइनल रीड होने वाली थी, क्योंकि कितना INI और उसके बीच में 20 डेज का गैप था, तो वो मेरी फाइनल रीड होने वाली थी। तो वो मैं कर रहा था, रिवाइज कर रहा था। उसके बाद मैम के 4 GT वाला कोर्स आ गया। ठीक है, 4 GT मेरे को देने थे, 4 दिन 4 GT और उसके बाद मैम की क्लास। पहला GT दिया 123 करेक्ट, दूसरा GT दिया 123 करेक्ट, तीसरे GT में 132, 4th GT में 132। मतलब कि मैम के GTs थोड़े टफ तो होते थे, बट हाँ ये फील होने लग गया था कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मेरी नीट PG इतना पास आ रहा है, कहीं रैंक नहीं आए, ऐसा तो कुछ तो नहीं होगा ना। बट 2 तारीख को जब मेरा लास्ट GT था, 2 जून 2025 को मैम का लास्ट GT था, तो तब पोस्टपोनमेंट की खबर आई। तो पोस्टपोनमेंट से मैंने क्या फ़ायदा उठाया,
मेरे जो चीज़ें वीक थी मैंने वो करनी स्टार्ट की। मेरी फार्मा वीक लग रही थी मेरे को, मैंने फार्मा आर से करनी स्टार्ट की। जो चीज़ें मेरे को वीक लग रही थी वो मैंने स्टार्ट किया। इंटीग्रेटेड वीक लग रहा था, इंटीग्रेटेड अच्छे से 2 बार कर दिया उसके बाद मैंने, अगले नीट से पहले। तो अपनी चीज़ों को मैंने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। तो लगभग 4-5 दिन तो उसके बाद पढ़े ही नहीं थे। पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आने के बाद 4-5 दिन तो पढ़े ही नहीं, ठीक है। घर चला गया था मैं। उसके बाद घर से जब वापस गया तो मैम का मैंने ऑफलाइन कोर्स वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। टेस्ट एंड डिस्कशन का कोर्स मैंने ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया। उससे क्या हुआ, मेरे को एक टारगेट मिल गया, हाँ भाई मैम का टेस्ट है इस दिन, ये सब्जेक्ट का टेस्ट है, तो मुझे करना ही करना है। तो और दिन मेरे वेस्ट नहीं हुए उस वजह से। तो मैं वहाँ पे वापस चला गया, पीजी में अपना गया और विद्या जीवन जाने लग गया। तो टेस्ट एंड डिस्कशन जब खत्म हुआ तो ये मेरी एक तरह से 6th रीड खत्म हो गई थी। टेस्ट एंड डिस्कशन का कोर्स जब खत्म हुआ मैम का, उसके बाद लगभग बचे थे 15 to 16 डेज बचे थे। और ये 15 to 16 डेज से पहले था CMS का एग्जाम था, यूपीएससी CMS 20 डेज, आई थिंक 20 डेज पहले CMS का एग्जाम था। तो वो मेरा सेंटर था चंडीगढ़। मैंने CMS का चंडीगढ़ इसलिए भरा था कि नीट के बाद होने वाला है, तो जाके चंडीगढ़ भी घूम आएंगे और पेपर भी दे आएंगे। बट नीट तो पोस्टपोन हो गया और यूपीएससी CMS पहले हो रहा है। अब मेरे को जाना है चंडीगढ़। तो पहले तो मैं सोच रहा था जाऊँ कि ना जाऊँ, पर मुझे लगा कि जाना चाहिए, एग्जाम तो देना चाहिए, ठीक है, एक तरह से प्रिपेयर हो रहा हूँ नीट के लिए। तो मैं वहाँ पे गया। वो एग्ज़ाम दे के मेरे को इतना फ़ायदा हुआ क्योंकि मैंने उसमें इतनी गलतियाँ करी, इतनी सिली मिस्टेक्स की। मतलब क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़े, ऑप्शंस नहीं पढ़े, मतलब बहुत जल्दबाजी करके मैंने वो एग्ज़ाम दिया। तो मुझे जब मैंने आके आंसर की वगैरह देखी तो मेरे को ये फील हुआ कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लिया ही नहीं उस दिन, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि मेरे को नीट पीजी में ये वाली गलती नहीं करनी है, क्योंकि 15 डेज के बाद नीट है तो उसमें मैं ये गलती नहीं कर सकता। उसमें की तो 1 साल का रिग्रेट हो जाएगा फिर। तो मैंने ये गलतियाँ अपनी नोट डाउन कर ली और मेरे को ये गलती सुधारनी थी, मैंने सोच लिया। तो 15 डेज थे, मैंने अपना लास्ट रीड मतलब लास्ट रिवीजन स्टार्ट की। मैंने सब कुछ बीटीआर में तो ऐड कर ही रखा था। तो मेरा क्या था, मेरे को बीटीआर पढ़ना है सारा। तो मैंने बीटीआर से जितना हो सकता था उतना किया। 1 डे बिफोर एग्जाम फिर से मुझे एंजाइटी होने लगी। वो सारी चीज़ें मुझे याद आने लगी कि ये भी नहीं पढ़ा, ये टॉपिक भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं इतना वास्ट है अपने 19 सब्जेक्ट्स की, सब कुछ कर लो तो भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स उठ के आ जाएंगे। तो मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी उस दिन। और मैं रात को 8 बजे तक मैं पढ़ा। उसके बाद मेरे पापा आए थे एग्ज़ाम से एक दिन पहले। तो पापा आए, फिर हमने मतलब खाना वगैरह खाने गए हम आस पास में ही, मतलब जो मैंने एयरबीएनबी बुक किया था उसके पास में हम खाना खाने गए। और वापस आए तो मैं फिर से पढ़ने बैठ गया। मतलब कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे हैं कि अब पढ़ना छोड़ दे, अब मत पढ़ मत पढ़, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एंजाइटी इतनी हो रही थी, यार पढ़ लेता हूँ, क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए, ऐसा फील हो रहा था। तो लगभग ये मान लो कि रात को मैंने 12 बजे किताब छोड़ी। करना नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों उस दिन मैं ऐसा कर रहा था। मैंने 12 बजे किताब छोड़ी, ठीक है। उसके बाद सोने गया, 2 बजे तक नींद नहीं आई एंजाइटी के कारण। रात को 2 बजे तक नींद नहीं आई। उसके बाद मैं शायद 2 बजे मेरे को नींद आ गई या नहीं मुझे पता नहीं, बट मुझे इतना याद है कि 3:30 के अराउंड मेरी नींद दोबारा खुली। क्योंकि मैं जहाँ पे मैंने एयरबीएनबी बुक किया था ना, उसके साइड वाले रूम में या किधर इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मतलब ड्रिंक करके इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे थे लोग वहाँ पे, कि मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं दोबारा कब सोया, और सुबह लगभग 6:30 बजे के अराउंड मैं उठ गया। तो बेसिकली यूँ समझ सकते हो कि 2-3 घंटे की नींद मेरी नीट पीजी से पहले हुई थी। अगले दिन सुबह बुरा भी लग रहा था कि यार नींद पूरी कर लेता, कहीं इसकी वजह से पेपर ख़राब ना हो जाए ये वो। बट सब चीज़ों को मैंने साइड रखा। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में क्या किया, ब्रेड और दूध पिया था, और मैं एग्ज़ाम देने के लिए पापा के साथ चला गया। एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करने से पहले मैंने मतलब एक चॉकलेट खाई थी, सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको। एक चॉकलेट खाई और पापा को बैग दिया और अपनी जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके अंदर चला गया। मैं अंदर में जल्दी चला गया क्योंकि मैंने नीट यूजी में भी यही ट्रिक ली थी कि अंदर जाके मैं आराम से अपने आप को कूल करना है मेरे को, और नेचर को ऑब्जर्व करना है। तो मैंने वही किया। रूम इतना अच्छा मिला मेरे को, बेसिकली जहाँ पे मेरी सीट थी उसके एक तरफ राइट साइड में 5 सीट खाली। क्यों? ऊपर से पानी टपक रहा था, ठीक है। ऊपर से पानी टपक रहा है, सारी कुर्सियाँ गीली, कंप्यूटर गीले, तो 5 सीट इधर की खाली। लेफ्ट साइड में सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है और उसके उधर खिड़की है जो कि खुली है, और उधर मतलब मेरे को आराम से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। आराम से बैठा मैं, हेड डाउन नहीं किया, क्योंकि हेड डाउन करने के बाद तो नींद आती। 2-3 घंटे सोया हूँ तो नींद तो ऑब्वियसली आनी थी, और एक बार नींद आने लग गई तो फिर एकदम से मतलब उठना पॉसिबल नहीं है। मतलब उठ तो जाऊंगा बट दिमाग उतना काम नहीं करेगा जितना एफिशिएंटली वो अभी काम कर रहा है। तो मैंने सोया नहीं, पानी पीता रहा, बीच बीच में एनवायरनमेंट को नोटिस कर रहा था मैं,
मतलब नोटिस क्या कर रहा था, पेड़ पौधों को देख रहा था, बस मतलब अपने आप को कूल रखने की कोशिश कर रहा था। दिमाग में एक बार भी ये नहीं आने दिया मैंने कि अगर मैंने अभी आज मेरा नहीं हुआ अच्छा पेपर, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आगे क्या होगा। ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में आने ही नहीं दी। यही नीट यूजी में मैंने ट्रिक ली थी और यही ट्रिक मैंने यहाँ पे नीट पीजी वाले एग्ज़ाम के दिन मैंने अपनाई। काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे मेरे को, क्योंकि मैं फालतू सोच ही नहीं रहा था। इसकी वजह से मैं चुपचाप पेड़ पौधों को देख रहा हूँ, जो पक्षी हैं उनको देख रहा हूँ, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, बट दिमाग में उल्टी चीज़ें नहीं आने दे रहा। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। दिमाग में यूपीएससी सीएमएस मेरे था कि मेरे को वो गलती नहीं करनी। हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़े। टाइम मैनेजमेंट में मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे 3-4 मिनट बच ही रहे थे, मतलब सोल्व कर लिया, उसके बाद रिव्यू भी कर लिया, सारे क्वेश्चन देख लिए, फिर भी मेरे 3-4 मिनट बच रहे थे। मुझे टाइम मैनेजमेंट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। पेपर करते वक्त ईजी लग रहा था, पूरा पेपर हो गया तब भी ईजी लग रहा था। बाहर जाके सोच रहा हूँ यार ईजी लग रहा था, कहीं ज़्यादा ईजी लग के पेपर ख़राब ना हो गया हो मेरा, मुझे क्यों ईजी लग रहा है इतना। ये बाहर आया, इधर उधर से पता चला सब ईजी बोल रहे थे, बट मैं पर्सनली अपने मुंह से ईजी बोलना नहीं चाह रहा था। पता नहीं क्यों डर लग रहा था यार, ईजी बोल दूंगा ना तो पता चला मेरा रिजल्ट ख़राब आएगा, तो इसलिए मैं ईजी बोल ही नहीं रहा था। जो भी पूछ रहा मैंने कहा यार मेरे को तो मुश्किल ही लग रहा था ये वो, तो ऐसा ही चल रहा था मेरे माइंड में। उसके बाद आने के बाद मेरा ऐसा है कि मेरे को जल्दी से जल्दी रिकॉल देखने हैं, आंसर की देखनी है, क्योंकि मैं नहीं रह सकता बिना देखे। तो रिकॉल देखने स्टार्ट किए। रिकॉल्स में अपने हर सब्जेक्ट के मैंने लिखे। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ अपना। तो बेसिकली ये बुक मतलब वहाँ विद्या जीवन में हमको मिली थी एग्ज़ाम से एक दिन पहले। इस बार हो जाएगा, और हो गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको दिखेगा कि मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज लिखे हुए हैं कि मेरे किस रिकॉल में, जैसे हर एक सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन थे। रिकॉल से मैंने देखे और देखा हाँ ये मेरा ठीक है, ये मेरा गलत है। तो जैसे एनाटॉमी में मेरे 10 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे 9 ठीक थे। बायोकेम में 13 में से 11, फार्मा में 13 में से 11, ऐसे चल रहा था। सिली मिस्टेक्स काफ़ी मैं करके आया हुआ था, तो मेरे को डर लग रहा था। तो मेरे ऐसे करने पे मेरे बन रहे थे। तो मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरा रिकॉल अगर मैं दिखाऊं, हाँ तो ये देखो 162 करेक्ट मेरे इसके अकॉर्डिंग बन रहे थे, और मुझे डाउट था 3-4 क्वेश्चंस पे। तो वही हुआ, मेरे मेन एग्जाम में 159 करेक्ट हुए। बट रिकॉल में 162 करेक्ट होने के बाद भी मेरे को डर लग रहा था कि यार पेपर इजी लग रहा था, कहीं कट ऑफ ऊपर ना चली जाए। मैं सारे ऑप्शंस देख रहा था कि मेरी 15-20 हज़ार की रैंक आएगी तो मैं क्या लूँगा, मैं डीएनबी ऑर्थो ले लूँगा, बट मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, ये सब सोच रहा था मैं बैठ के। ठीक है, उसके बाद आता है रिजल्ट का दिन। 19 अगस्त मैं था जिम के अंदर, जिम गया हुआ था मैं। और यहाँ पे वो जो मनीषा वाला केस चल रहा था, उसकी वजह से भिवानी और आसपास के एरियाज़ में नेट बंद कर रखा था उन 2-3 दिन के लिए। तो मुझे वो चीज़ पता नहीं थी कि नेट बंद है। मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, मैंने कहा क्यों नहीं चल रहा पता नहीं। तो मैंने ऐसे ही जिम का वाईफाई कनेक्ट किया। जैसे ही कनेक्ट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है जैना मैम का ग्रुप के अंदर कि रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड, और पीडीएफ भी आ गई थी। एकदम से मैं सुन हो गया वहाँ पे कि यार रिजल्ट आ गया, क्या होगा ऐसे करके। तो वहाँ पे 1-2 और मेरे दोस्त थे नीट पीजी, उन्होंने भी दिया था। तो सबको मैंने बोला कि रिजल्ट आ गया ऐसे करके। तो मैंने सबसे पहले अपना रिजल्ट खोलने की कोशिश की। तो रिजल्ट मतलब वो पीडीएफ में मेरा सर्च कर रहा हूँ, जैसे ही आ रहा है रैंक देखने वाला होता हूँ, फिर से वो रिफ्रेश होकर टॉप पे चला जाता है। 3-4 बार ऐसा हुआ, मैं अपना रैंक ही नहीं देख पा रहा हूँ। फिर मैंने धीरज रखा और आराम से मैंने देखा, तो मेरी रैंक थी अभी भी अटक रहा हूँ बोलते वक्त, मेरी रैंक थी 3307। एंड मुझे बिलीव नहीं हुआ कि यार मेरी भी इतनी रैंक आ सकती है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। नीट यूजी के टाइम पे भी मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में 11,000 थी, ड्रॉप किया मैंने 1 साल, तब मेरी 8,300 कुछ रैंक आई थी। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं 3,000 के अराउंड रैंक भी ला सकता हूँ, बट वो हो गया। तो बेसिकली जो लास्ट 3 मंथ्स मैंने विद्या जीवन में प्रिपरेशन किया, जो मैंने मेहनत की वहाँ पे, मैं खुद बोल रहा हूँ आखिरी 3 महीने मैंने इतनी जी जान लगाई ना वहाँ पे। मैं सुबह 9 बजे जाता था, रात को 9 बजे आता था, रूम पे आके खाना खाता था 10 साढ़े 10 तक, फिर पढ़ने बैठता था। रात को 1 बजे तक मैं पढ़ता रहता था। मतलब वहाँ पे पीजी में भी रूम के बाहर सोफ़ा थे, वहाँ पे पढ़ता रहता था मैं, क्योंकि मुझे था कि मुझे ड्रॉप नहीं करना, मुझे इससे बाहर निकलना है। बिकॉज ये जो प्रिपरेशन फेज़ होती है मुझे पता है बहुत डिप्रेसिंग होती है। तो आखिरी 3 मंथ्स जो हैं प्रिपरेशन के, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद ये बोल रहा हूँ कि अप्रैल से पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रहा था। मेरे 8 घंटे
7-8 घंटे ऐसे ही हो पाते थे, बट मैं अपने टारगेट्स पूरे करता रहता था। जैसे BTR का जो मैम का टेस्ट होता था उससे पहले जो जो है वो चीज़ें कंप्लीट कर लेता था। बट जो 3 महीने हैं ना लास्ट के, उस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। उन्हीं 3 महीने ने मेरी ये रैंक लाई है, मैं तो ये कहूँगा। उससे पहले की जो प्रिपरेशन है वो तो है, बट ये 3 महीने जो मैंने जी जान लगाई ना, उसके कारण मेरी रैंक आई है। विद्या जीवन में भी मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा क्या था ना कि मैं चुप शांत माहौल में नहीं पढ़ सकता। मतलब मेरे को शांत माहौल चाहिए, बट मैं बोल बोल के पढ़ता हूँ। तो मैं ऐसे बिना बोले चुपचाप नहीं पढ़ सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे भी क्या करता था, जैसे लाइब्रेरी टाइप एरिया था, वहाँ पे सब चुप रहते थे, शांत होता था, तो मैं बोल नहीं सकता। तो मैं वहाँ पे छत पे चला जाता था। कभी मेरा अड्डा 15-20 दिन के लिए छत बन जाती थी। फिर गर्मी इतनी होने लगी थी बीच में कि मैं छत पे नहीं पढ़ पाता था। तो अब मैंने छुप के, एक वहाँ पे फिजियोथेरेपी का रूम था, वहाँ पे छुपके से जाता था, कोई नहीं होता था वहाँ, अकेला बैठ के बोल बोल के पढ़ता था। तो मैंने अपने तरीके ढूंढे थे पढ़ने के कि मुझे पढ़ना है किसी तरह, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आखिरी 3 मंथ में मैंने, यूँ मान लो कि सिर्फ पोस्टपोन जब हुआ उसके बाद 4-5 दिन मैंने वेस्ट हुए थे, उसके अलावा मैंने अपना कोई भी दिन वेस्ट नहीं होने दिया वहाँ पे। वेस्ट इन द सेंस कि अगर मुझे लग रहा है कि हाँ आज तो प्रोडक्टिव नहीं है, तो मैं 1-2 घंटा ब्रेक ले लिया, वहीं विद्या जीवन में कैफेटेरिया में बैठ के कुछ देख लिया या फिर क्वेश्चंस कर लिए बैठ के। बट एज सच ये नहीं था कि मैं पार्टी करने चला गया या आज तो अभी पोस्टपोन हो गया तो मस्त घूमते हैं, अभी कुछ नहीं। ऐसा चीज़ें मैंने अपने स्केड्यूल के अंदर कभी ऐड नहीं की लास्ट के 3 मंथ में। तो लास्ट के 3 मंथ्स आप भी अच्छे से प्रिपेयर करो, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और चीज़ें जो हैं, मेरे जीटी के कैसे मैंने इंप्रूवमेंट की, जीटी कैसे कैसे मेरे इंप्रूव हुए। तो मेरा फाइनल जो जीटी था मॉक वाला, उसमें मेरे 153 करेक्ट्स थे। नीट में मेरे 159 करेक्ट हुए। तो मेरा इम्प्रूवमेंट ही हुआ है जीटी में। मैं मतलब कभी भी स्कोर नीचे नहीं गया, हमेशा इंप्रूव हुआ है। टच वुड फॉर दिस। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊं तो मेरे को इतना बिलीफ नहीं था खुद पे कि मैं कर पाऊंगा। मैं मतलब अपना रोना जो था वो मैं अपनी फ्रेंड के सामने ही रोता था, हिमानी के सामने। तो पता ही होगा आप सबको हिमानी के बारे में। तो उसके सामने ही मैं रोता था अपना रोना कि यार मुझे लग रहा है नहीं होगा, फिर से कैसे प्रिपेयर करूँगा। ऐसा ऐसा मेरे को जब भी फील होता था मैं उसके सामने बोल देता था। एंड वो मेरे को बोलती थी कि मुझे पता है तुम कर लोगे, तुम टेंशन मत लो, तुम कर लोगे। और फाइनली वही हुआ। मैंने जब उसको कॉल किया रिजल्ट के बाद कि यार कि ईमानी मेरी ये रैंक आई है 3307, शी वॉज लाइक कि मैंने तो बोला ही था। मतलब उसको इतना विश्वास था जितना मुझे खुद पे नहीं था। तो हाँ, कभी कभी अपनों को जो विश्वास हमारे ऊपर होता है वो बहुत काम आता है, ठीक है, और वो सच भी होता है। सो दिस वॉज माई स्टोरी ऑफ नीट PG 2025। एंड अगर मैं किसी एक को भी मोटिवेट कर पाया हूँ जो भी देख रहा है इस वीडियो को, तो मेरे लिए ये वीडियो बनाने का जो मेरा प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। सो लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि नीट PG की जो प्रिपरेशन है ना, ये अपने आप में एक जर्नी है। जो MBBS जो अपने 5.5 ईयर्स में की है, उसी तरह से ये जो 1 साल प्रिपरेशन को जो आप देते हो, या तो इंटर्नशिप के साथ करते हो या बाद में जो भी ड्रॉप करते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ड्रॉप करने में कोई बुराई नहीं है। जो आप ये प्रिपरेशन करते हो ये एक जर्नी है बेसिकली। इसमें आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो, अपने डाउट्स से कैसे निकलना है, खुद पे जब डाउट होने लग जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, कैसे ऊपर आना है, कैसे खुद को मोटिवेट करना है और कैसे सक्सेसफुल होना है। तो बेसिकली ये अपने आप में ही एक जर्नी है। एट द एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, बस रुकना नहीं है, ठीक है। कभी भी ये सोच के रुकना नहीं है कि मेरे से नहीं होगा और वहीं पे गिव अप नहीं करना है। यू कैन डू इट। जस्ट खुद पे विश्वास रखो और जो तुम पे विश्वास रखते हैं उनकी कदर करो। थैंक यू सो मच, बाय।